अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास। वो उसकी तरफ जाने से पहले मैं ज़रा दो तीन चीज़ें आपको अलग से बताना चाहूँगा कि हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के अमेरिका में एक्स एम्बेसडर, ए वेरी बोल्ड पर्सन, जो कि खुल के बात करते हैं, हकीकत के करीब रहते हैं। और इन्होंने बलोच, मुहाजिर, सिंधी सब कम्युनिटीज़ का हमेशा सपोर्ट किया है, इन कॉजेज़ को। और अमेरिका के एक बहुत बड़े थिंक टैंक के डायरेक्टर भी हैं। मैंने भी इनका इंटरव्यू लास्ट ईयर किया था। इन्होंने मुझे ये ऑनर दिया था कि मैं उनका इंटरव्यू कर सकूं, और मैं आगे भी उनका इंटरव्यू करना चाहूँगा। हुसैन हक्कानी ने इमरान खान को ब्रिटिश और अमेरिकन कोर्ट्स में डिफेमेशन के लिए तैयार कर रहे हैं केस, क्योंकि मुसलसल जिसको देखो हुसैन हक्कानी के बारे में बदतमीज़ी और बकवास करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हुसैन हक्कानी CIA के डायरेक्टर हैं, ये वो, तो उस पर हुसैन हक्कानी सीरियसली सोच रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ डिफेमेशन केस दायर किया जाए। दूसरी खबर मैंने आपके साथ ये शेयर करनी थी कि हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर पाटिल, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, द सिग्निफिकेंट शून्य। डॉक्टर तमाराव पटेल जी ने बनाई थी, जिसके बारे में मैंने प्रोग्राम भी किए थे और उनकी डॉक्यूमेंट्री मैंने अपने प्रोग्राम में लगाई भी थी। तो मुझे यूट्यूब ने हटाने का कहा है, ये डॉक्यूमेंट्री वार्निंग दी है, और मैं ऑलरेडी वार्निंग पे चल रहा हूँ। आपको याद होगा कि यति नरसिंगा आनंद गिरी जी की इंटरव्यू मैंने लगाया था, तो जिस पे मुझे उन्होंने एक हफ्ते के लिए बैन किया था, स्ट्राइक किया था। इस बार इन्होंने सिर्फ वार्निंग दी है, मुझे बैन नहीं किया है, और मुझे वो डॉक्यूमेंट्री हटानी पड़ी। उस डॉक्यूमेंट्री में टोटल 100% सच बताया था डॉक्टर पाटिल ने, और कोई ऐसी बात नहीं बताई थी कि जो कि झूठ हो। और उसमें कहीं वायोलेंस या ये भी चीज़ें नहीं बताई, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का डिटेल में बताया था। उसको उन्होंने हटाने का बोल दिया है। उस पर हम क्या कह सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करनी है कि बुध 25 जनवरी को हाउस ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड में MP बॉब ब्लैकमैन और कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदुओं के डायस्पोरा और हिंदू डायस्पोरा ऑफ UK, ये सब मिलके एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 33 ईयर्स ऑफ जेनोसाइड ऑफ हिंदूज़ इन कश्मीर। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप में से जो भी जाना चाहे तो इवेंट ब्राइट पे जाके, eventbrite.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन करा के आप जो लंदन में रहते हैं वो ज़रूर शरीक हों। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। मैं उस दिन कुछ अपने पर्सनल, मेरी वाइफ के हॉस्पिटल में कुछ हैं, तो मैं पूरा दिन उस दिन हॉस्पिटल में होऊंगा, तो मैं जा नहीं सकूंगा, वरना मेरा बड़ा दिल था कि मैं इसमें जा सकूं। इसके अलावा एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करनी थी कि एक साहब ने मुझे ये मैसेज भेजा है कि आरिफ अंकल, आप हल्द्वानी पर वीडियो कर सकते हैं। BJP भी क्या शांति दूत समुदाय से डरता है? आज तक सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट NRC लागू नहीं हो पाया, हल्द्वानी में भी बुलडोज़र रुक गया। आपके विचार क्या हैं? और तो इस पे मैं ये कहूँगा कि देखें, बात दरअसल ये है कि BJP है ना, वो हर चीज़ जो करती है ना, वो कानून के दायरे में रह के करती है। हल्द्वानी के मामले पे कोर्ट के ऑर्डर हैं। हल्द्वानी के मामले पे एक बात तो क्लियर है कि वो कब्ज़े की जगह पे आबाद की गई लोगों को। उसको ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि उसमें खाली इलीगल सेटलर्स मुसलमान हैं, तो ऐसा नहीं है, उसमें हिंदू भी हैं, मिक्स कम्युनिटीज़ हैं, मुसलमान ज़्यादा हैं। लेकिन बहरहाल अब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो BJP क्या करेगी? BJP कोर्ट से ऊपर तो नहीं जा सकती ना, कानून के दायरे में रह के सबको काम करना होता है।
तो बीजेपी कानून के दायरे में रह के कर रही है। कोर्ट ने भी उनको इलीगल सेटलर्स ही कहा है। सिर्फ कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ये 40-50 हज़ार लोग बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो बात यह है कि अब उस वक्त की सरकारों का काम था ना, कि जिनकी सरकारों के दौरान ये इलीगल सेटलमेंट हुई, चाहे वो रेलवे की ज़मीन थी या जिसकी भी ज़मीन थी, तो वो जब आप उस वक्त की सरकारों ने इनको इलीगली सेटल होने दिया, आज बड़े कई सालों बाद सरकार अगर इनको हटाएगी और इनके पास कोई अल्टरनेट रहने की जगह नहीं, तो 40-50 हज़ार लोग सड़कों पे तो नहीं रहेंगे। तो कोर्ट ने एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे सरकार को कहा है कि जब तक कि आप इनके लिए अल्टरनेट रेसिडेंस का बंदोबस्त नहीं करते, अगर ये 2-4 घरों का मामला होता तो फिर समझ में आता है, यहाँ पे 40-50 हज़ार लोगों का मामला है। तो बीजेपी को हर चीज़ कानून के दायरे में रह के करनी होती है और करनी चाहिए भी। तो लेट ट्रस्ट करें अपनी गवर्नमेंट पे। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ, मुझे भी पता है, लेकिन हो रहा है भाई। अड़चने डालने वाले अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग उसमें जब अड़चने डालेंगे तो काम ज़रा स्लो हो जाता है। एनआरसी का सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से तो पास हो गया है ना, अब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसके पीछे कुछ हैं चीज़ें जो हो जाएंगी ठीक। उसके फ़ौरन बाद एनआरसी आना था, लेकिन फिर ये हुआ कि आंदोलन शुरू हो गया था जेएनयू का और ये और वो, और फिर इसके बाद आपके कोविड आ गया, और कोविड में फिर आपको 80 करोड़ लोगों को घर में राशन पहुंचाना, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल गई। सरकार ने अपने सारे एजेंडे, अपने सारे मैनिफेस्टो को साइड पर रख के कोविड 1.5 साल खा गया। अब आप खुद सोचें कि आपके घर में अचानक 1.5 साल आपकी नौकरी भी नहीं है, आपका बिजनेस भी तबाह है, उल्टा आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ जाएं और आप घर से भी नहीं निकल सकते, सब कुछ नहीं कर सकते, तो क्या हाल होगा। तो 135-140 करोड़ के देश को चलाना इन हालात में, जब सारी आवाम घर के अंदर बंद है, घरों में इनको राशन पहुंचाना है, फैक्ट्रियां बंद हैं, टैक्सीज नहीं आ रहे, होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, मतलब सब ठप है ना। सरकार का पैसा आ नहीं रहा, सरकार का पैसा उल्टा ज़्यादा लग रहा है। ये सारा 1.5 साल करके अब उसको फिर स्टैंड पे है, मतलब खड़ा है। पाकिस्तान जैसा देश तबाह हो गया, इंग्लैंड जैसा सुपर पावर कहलाता है, दुनिया को लूट के बैठा है, तबाह है। मैं बता रहा हूँ आपको, हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि कितना तबाह है। ये देखें, ये IMF की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कहती है, वार्निंग दी है कि 2023-2022 से ज़्यादा टफ होगा, वर्ल्ड रेसेशन बहुत ज़्यादा होगा, और 2023 में मामलात और ख़राब होंगे मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए। 2023 में 2022 से ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। इन सारे हालात में आपके देश को वो इफेक्ट नहीं पहुंचने दिया, ये लीडरशिप का कमाल है। तो अपनी लीडरशिप पर ट्रस्ट करें। एनआरसी और ये सब चीज़ें देश को भी स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी होता है। आपके यहाँ अगर हम भारत की सरकार इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश ना करती और लग जाती एनआरसी लाओ, उसमें सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को लागू करो, पॉपुलेशन बिल लाओ, एजुकेशन रिफॉर्म, सारी चीज़ें एक साथ करेगी, तो आंदोलन पे आंदोलन होंगे, पूरा देश का निज़ाम ठप हो जाएगा। ऑलरेडी एक रिसेशन का माहौल है, एक रशिया यूक्रेन वार का माहौल है, एक पाकिस्तान की इतनी साजिशें चल रही हैं कि भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज़म, इंटरनेशनल लॉबिंग हो रही है। ऐसे में सरकार अगर ये सारे अकाउंट एनआरसी वाले खोल देगी और आंदोलन पे आंदोलन होगा तो मुल्क तो तबाह होगा। उस वक्त कहाँ जाओगे भाई। तो जहाँ आपने 75 साल इंतज़ार किया, वहाँ थोड़ा तो सब्र करें, ये सब भी होगा। ये मैनिफेस्टो है बीजेपी का। आप ये तो देखें कि 2019 से लेकर 2024 तक के लिए जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने दिया था, उसमें अयोध्या का राम मंदिर, उसमें आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन कश्मीर का, उसमें ट्रिपल तलाक, उसमें सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं हुआ, लेकिन पास तो कर दिया है बिल। ये बिल था ना, उसको एक्ट बना दिया ना भाई। अब लागू करना है तो उसके लिए ज़रा प्रायोरिटी इस वक्त देश की क्या है? 2 चीज़ें,
बॉर्डर सिक्योरिटी, कितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कितना टेररिज्म की कोशिश हो रही है, कितना हथियार पकड़ा जा रहा है। तो एक तो सिक्योरिटी, कभी चाइना उधर से घुसने की कोशिश कर रहा है, कभी पाकिस्तान इधर से इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। तो एक तो ये, और दूसरा है प्रायोरिटी इकोनॉमी। इकोनॉमी को मेंटेन करना, और दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी इन सारे क्राइसिस में लगातार 2 साल से। तो फिर यार गिव सम क्रेडिट टू योर लीडरशिप, बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। एक और खबर आपके साथ शेयर करूं इंग्लैंड की तरफ जाने से पहले, कि न्यू ईयर नाइट पे एक हफ्ते में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दिल्ली के हमारे जो लोग हैं वो 1 करोड़ शराब की बोतलें पी गए। 218 करोड़ की शराब पी गए। पाकिस्तानियों को पता चल जाए ना तो वो उधर ही बेहोश हो जाएंगे कि खाली दिल्ली के एक शहर में 1 करोड़ बोतल पी गए इंडियन, और वहाँ पे खाने को नहीं है, भूखों मर रहे हैं लोग। कदर करें आपका देश कहाँ जा रहा है। अजीज दोस्तों, एक और खबर छोटी सी आई है तो शेयर कर लेता हूँ कि इजराइल ने सीरियन एयरपोर्ट पे एयर स्ट्राइक करके, मिसाइल स्ट्राइक करके हमला किया है और 4 आदमी मार दिए। देखें, इजराइल का केस भी बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन केस है, और जूश के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कब्जा किया था। तो देखें, बात दरअसल ये है कि किंग डेविड के ज़माने में जुडाइज़म, किंग डेविड जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इस मुसलमान उनको हज़रत दाऊद के नाम से जानते हैं, उनको यहूदी अपना मानते हैं ना। फिर मूसा आए, सुलेमान, जितने भी इनके नबी आए वो मुसलमान भी मानते हैं, लेकिन यहूदियों के लिए वो मुकद्दस हैं। किंग डेविड की किंगडम का नाम क्या था? किंगडम ऑफ इज़राइल था। ये कहते हैं वहाँ पे यहूदी नहीं थे, यहूदी ही रहते थे वहाँ पे। फ़लस्तीनी को कनानी कहा जाता था पुरानी ज़बानों में, हिस्ट्री में। कनानी एक कबीला था वहाँ पे, जो इस्लाम तो आया ही नहीं था ना, वो वहाँ रहता था। कनानी एक कबीला था एक कोने में, बाकी किंगडम ऑफ इज़राइल थी, किंगडम ऑफ जूडा थी बाद में, जब 2 हिस्सों में तकसीम हुई। ये तो बाद में बख्त नसर नामी एक बादशाह आया बेबीलोन, इराक में। इराक और सीरिया और जॉर्डन के वो हिस्से बेबीलोन एम्पायर हुआ करती थी। उसका वो बादशाह आया और उसने हमला करके यहूदियों की हुकूमत को तो तबाह कर दिया, और सारे यहूदियों को गुलाम बना के ले गया था। और 500 बीसी में, क्रिश्चियनिटी भी आने से 500 साल पहले, पर्शियन एम्पायर का साइरस द ग्रेट वो इस तरफ आया और उसने बेबीलोन की गवर्नमेंट फौजियों को शिकस्त दी और यहाँ पे कब्जा किया। तो उसने देखा कि एक कैंप में ये यहूदी रहते हैं और बुरे हालात में हैं, इनके साथ, मतलब आपने हिटलर के जो नाजी कैंप्स देखे होंगे ना, कंसंट्रेशन कैंप, जिसमें यहूदियों के साथ इंतहाई इंसानियत से गिरा हुआ सलूक होता था, वैसा सलूक उस वक्त हो रहा था उधर। 500 बीसी की बात है। तो उसने इनसे पूछा कि भाई कौन हो तुम लोग? तो उन्होंने बताया कि ये हमें वहाँ से, हमारी इज़राइल एम्पायर से कब्ज़ा करके सबको तबाह कर दिया था, और हमारी जो मस्जिदें थी, मतलब उनकी जो इबादत गाहें थीं, और हमारे जो किंग डेविड के बर्तन थे, किंग डेविड एक म्यूजिशियन थे, वो चीज़ें थीं, इनके नबियों के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं, वो सब लूट के वो इधर लाया और हमें ग़ुलाम बना के यहाँ पे रखा हुआ है, सज़ा दे रहा है। तो साइरस द ग्रेट ने इनको कहा कि ठीक है, फिर आप ऐसा करो, ये आपके सामान देख लो, इसमें हमने यहाँ पे जो कब्ज़ा किया इसमें से आपके जो सेक्रेट मुकद्दस सामान हैं वो लें और आप लोग वापस अपने इलाकों की तरफ जाएं। साइरस द ग्रेट ने इनको आबाद किया था। उस वक्त कोई इस्लाम को आए हुए, क्रिश्चियनिटी भी नहीं आई थी, 500 बीसी की बात है ये। कनानी एक कबीला था जो कोने में रहता था और उनका काम डकैतियां था, डाकू थे, वो लूट मार करते थे। यहूदियों ने वापस उस इलाके में गए
इस्लाम, फिर क्रिश्चियनिटी आई, रोमन एम्पायर ने फिर इन पर कब्जा कर लिया, क्रिश्चियनों ने कब्जा किया, यहूदियों को भागना पड़ा। फिर मुसलमान आए हजरत उमर के दौर में, सेकंड खलीफा राशिद, मुसलमानों ने कब्जा किया। हजरत उमर ने सबको, नॉन मुस्लिम को निकालने का उधर से कहा। उस वक्त तो उधर मुसलमान थे नहीं, लेकिन कब्जा करके सबको इस्लाम की दावत दी, और जो मुसलमान बना ठीक है, बाकियों को भगा दिया। फिर वापस क्रूसेड हुआ, फिर क्रिश्चियनों ने कब्जा किया, फिर सलाउद्दीन अय्यूबी आया, फिर सलाउद्दीन अय्यूबी ने कब्जा किया। सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस वक्त किला था जेरूसलम का, किले के दरवाजे पर अपने फौजी बिठा दिए कब्जा करने के बाद। और पता नहीं, मुझे सही से याद नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ ये पूरा हिस्टोरिकल वो, कि क्या ऑर्डर दिया था कि औरतें सब जा सकती हैं, लेकिन जो अपने आदमी को उठा के जा सकती है, ऐसा कुछ कंडीशंस रखी थी। बहरहाल उन सबको कहा कि भाई निकल जाओ, मुसलमान खाली रह सकता है। और फिर ब्रिटिश एम्पायर ने कब्जा किया। इस सारे उसमें आप हिस्टोरिकल सिनारियो को कैसे भूल जाते हैं कि वो यहूदियों की ओरिजिनल ज़मीन थी। ब्रिटिश एम्पायर के दौरान वहाँ पे सेंसस हुए थे 1864 में, और वहाँ पे जितने अरब थे उससे डबल यहूदी थे। जितने अरब थे, फ़लस्तीनी अब अरब कहलाते हैं ना, उस वक्त अरब नहीं थे, कनानी थे, उससे डबल यहूदी थे। अब 1948 में जब ब्रिटिश ने डीकोलोनाइजेशन पूरी दुनिया का किया, तो यहाँ भी किया, तो दुनिया में पाकिस्तान नाम का तो कोई मुल्क नहीं था। तो मुसलमानों ने ड्रामा किया, ब्रिटिश ड्रामा था ऑफ कोर्स, कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश दो। तो एक नॉन एग्जिस्टेंट कंट्री बनाया, एक एवर एग्जिस्टेंट कंट्री इंडिया में से काट के पाकिस्तान बना के दिया। तो सब मुसलमान कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, ये तो हमें मिल गया ये वो। अब एवर एग्जिस्टेंट किंगडम ऑफ इजराइल यहूदियों ने क्लेम किया कि हमारा मक्का मदीना है, वो हमारा मुकद्दस जगह है जेरूसलम, हमारी दीवारें गरिया है जिसकी दीवार के आगे खड़े होकर हम रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। हमारे सारे मुकद्दस, किंग डेविड की एम्पायर थी, किंग सोलोमन की एम्पायर थी, मोसेस उधर थे, इवन आपके जीसस भी यहूदी थे और उधर ही रहते थे, उधर ही पैदा हुए थे बैतलहम में। हमें अलग इलाका दो। तो गलत डिमांड नहीं थी, पाकिस्तान की डिमांड गलत थी कि एक हमेशा से आबाद मुल्क हिंदुस्तान में से काट के पाकिस्तान दिया गया। तो वो तो हमेशा से आबाद एक यहूदी एम्पायर थी, उन्होंने अपनी क्लेम की वापस। और उसमें अरब, ये पाकिस्तानी खास तौर पे ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं कि यहूदियों को पूरी दुनिया से ला के बसाया गया। अबे 1864 के सेंसस बताते हैं कि अरब जितने थे उससे डबल यहूदी वहाँ रहते थे, तो उनका क्लेम जायज़ है। तो ये मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री मैंने आपके सामने रखी। अब इंग्लैंड का मामला रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं एंड पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो शेयर कर रहा हूँ, 5 मिनट की है, पौने 5 मिनट की। ये खातून बताती हैं कि फ्रांस अपनी एक्स कॉलोनीज़ को आज भी कैसे कंट्रोल करता है और कैसे वहाँ से लूटमार करता है। बड़ी समझने वाली और देखने वाली और सुनने वाली ये वीडियो है, पौने 5 मिनट की, कि जिसमें वो डिटेल में बताती हैं कि आज भी 13 या 14 अफ्रीकन कंट्रीज़ में फ्रांस का फ्रांक करेंसी चलती है। वो अपनी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका एक पार्ट फ्रांस को देने पे मजबूर हैं। और पूरी आप खुद देख लीजिए डिटेल में, वो समझाती हैं चीज़ों को। इंग्लैंड के ऊपर मैं वीडियो फिर आपके सामने कभी और रखूँगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। Let me put it this way. Maybe I lasted longer than I probably would have based on my views on France. And it's not even my view. It's basically stating the facts in terms of what France is doing to Africa. What they're currently doing and have been doing for decades since the quote-unquote independence of the former French colonies, yes. They have significant control over all of their former colonies, specifically 14 of them. Just to
give you the highlights of what they did when they were giving the independence, so to speak, to their former colonies. They forced them to sign a document which they are calling the Pact for the Continuation of Colonization. You have to understand, on one hand, they are saying we're giving you independence, which turned out to be mostly political independence, but that you also have to sign this document, which is titled the Pact for the Continuation of Colonization. So you're going to be independent, but you have to agree to continue to be colonized. So two countries said absolutely not. We are not going to sign those that document, Mali and Guinea. Okay. And what the French did, they went into those two countries, took everything that they thought they had brought to those two economies, poured concrete into the sewage pipes, and completely devastating the two economies. This was done as a way of letting the other countries know that if you do not sign this document, this is the fate that awaits you. It has impacted them terribly, terribly, terribly. If you look at it, you give up your, the Pact for the Continuation of Colonization said those countries were expected to deposit 85% of their bank reserves back then with the French Central Bank under the control of the French Minister of Finance. And should those countries wish to request some of those monies, because remember they were only left with 15% of their reserves, then they would have to submit a financial statement for the country, and if approved, they could only access up to 20% of whatever they had deposited the year before as a loan at commercial interest rates. The only difference now is the 85% deposits have now been lowered down to maybe between 50 and 60%. But the countries are still forced and required to deposit their bank reserves with the French Central Bank. So picture this situation. You are depositing all your monies with France. Should you need some of your money, you get it as a loan at commercial interest rates. So immediately, you have a credit with France, but you begin to owe France. This has been going on and continues to this day. So combined, the 14 countries are giving to France cash, cold hard cash, over $500 billion every year. And France takes that money and invests it in its own stock market under the French name, and the countries may or may not know the returns. Currently, for every 14 billion that France takes out of Africa, by the time they finish investing it in the French stock market, they are realizing upwards of 300 billion. So you do the math to see how much money France is taking out of Africa every year. And yet France has the audacity to then look at African countries and call them poor countries. Why would poor African countries give $500 billion to France year in and year out? What really gets me the most is, how does the world sit back and watch this carnage take place in Africa? Where is the United Nations? This is the body that's supposed to be looking out for any violations of human rights. It is my humble opinion that singularly, what France is doing to Africa is the biggest violation of human rights. Women and children are dying of starvation, youth unemployment, when the same poor countries are giving $500 billion to France. It simply does not make any sense. And I don't know how the world can sit back and watch all this unfold and nobody is saying anything. It's unacceptable. It is wrong, and we're simply asking France to do what is right, what is just, and what is fair.